Our next topic is इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब तक आपने तीन प्रोसेसेस जो हैं वो पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस, एसिटाइल कोए फॉर्मेशन एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। इन सब के दौरान हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। NAD जो है वो NADH के अंदर चेंज होता है, FADH2 के अंदर चेंज होता है। सारी प्रोसेसेस को कंबाइन करें तो उसके बाद एट दी एंड ये रिजल्टेंट जो हैं वो बनते हैं। तो अब किस तरह से ये जो हाइड्रोजन है ये किस तरह से नेक्स्ट मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से चेन के अंदर प्रोसीड करेंगे और फिर इनकी मूवमेंट की वजह से एनर्जी जो है वो किस तरह से जनरेट होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर से पिछली जो तीनों प्रोसेसेस आपने पढ़ी हैं उन तीनों के हाइड्रोजन जो हैं ये इनको एक्सेप्ट करता है। इनके हाइड्रोजन के मूवमेंट से जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फर्दर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाती है और ये सारा का सारा कुछ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर हो रहा होता है। जब NADH से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अंदर जाता है और जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है और फिर इस तरह से थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है और मूव करते करते एक पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन की चेन बन जाती है और सब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी जो है वो दूसरे को पास करता है, दूसरा तीसरे को, और इस तरह से एक एनर्जी जो है वो एनर्जी की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की एक चेन बनती जाती है और इन सब की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जो है रिलीज होती जाती है वो ATP फॉर्मेशन के लिए यूज होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो सबसे लास्ट वाला एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है और यही इस चीज़ की जस्टिफिकेशन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलेगी तो उसका जो लास्ट एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, फिर वो एनारोबिक फेज के अंदर चली जाती है। इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो रहे होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्रेडियंट जो है प्रोड्यूस होता है उसके आसपास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनाइट करता है प्रोटॉन के साथ और हाइड्रोजन फॉर्मेशन होती है और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वो कंबाइन होते हैं, उनके कम्बिनेशन से वाटर बनता है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट बनता है उसको हम कहते हैं वाटर। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसीड करती है NADH से लेकर ऑक्सीजन तक आने तक तो एटलीस्ट जो है वो 3 ATP फॉर्म करते हैं। मीन्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब तक कंप्लीट होती है तो एंडिंग तक आते आते जो यील्ड आती है वो नेट यील्ड होती है 3 ATPs। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एक फ्लो के अंदर चलती है और इसके फ्लो में चलने की वजह से एट द एंड जो एनर्जी होती है वो सारी कंबाइन होके ATP फॉर्मेशन की फॉर्म में हमारे सामने आती है और ये एक कपल्ड प्रोसेस है। मींस के ये एक फ्लो में चलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है और कुछ प्लांट्स के अंदर भी ये प्रोसेस होती है। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि वो अपनी एक ऐसी फॉर्म में चले जाते हैं जिसको कहते हैं कि ना वो जिंदा होते हैं ना वो डेड होते हैं, एक रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं। और ये रेस्टिंग पोजीशन में वो तब जाते हैं जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल नहीं होती और जब फेवरेबल होती हैं तो वो अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ये जो प्रोसेस चल रही होती है इसको दरमियान में स्टॉप करके अपने लिए हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मींस के वो एट द एंडिंग तक ATP फॉर्मेशन तक वेट नहीं करते, जहाँ तक ज़रूरत होती है वहाँ तक इस प्रोसेस को चला के बाकी की जितनी भी एनर्जी बनी होती है उसको अपने लिए हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर लेते हैं और डॉर्मेंट फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। जब आपकी बाकी सारी प्रोसेसेस ग्लाइकोलिसिस, एसिटाइल कोए फॉर्मेशन और सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जितने भी इन सारी प्रोसेसेस के अंदर हाइड्रोजन बचते हैं उनको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हुए एक चेन के अंदर चलते हुए एट दी एंड जितनी भी एनर्जी जनरेट होती जाती है उससे फर्दर ATPs बनते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपने नेक्स्ट कीमियो ऑस्मोटिक मॉडल की डेफिनेशन करनी है कि ये मॉडल क्या है।
पहले साइंटिस्ट को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि किस तरह से NADH से चलते चलते ऑक्सीजन तक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और किस तरह से इस चेन के चलने की वजह से ATP बनते हैं। और ये तब तक था जब तक कि 1961 का ईयर था। 1961 के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नेम था पीटर मिचेल, और इसने एक कीमियो ऑस्मोटिक मॉडल जो था वो स्टेट किया, और इस मॉडल से पता चला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP सिंथेसिस जो है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश होता है माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर, और इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एट द एंड जो फर्दर सेल को एनर्जी चाहिए होती है वो प्रोड्यूस होती है ATP की फॉर्म के अंदर। कीमियो ऑस्मोटिक मॉडल पे अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने साइंटिस्ट की डेट लिखनी, आपने इसका ईयर लिखना है, साइंटिस्ट का नेम लिखना है, और ये जो हाईलाइटेड फॉर्म में है ये कीमियो ऑस्मोटिक मॉडल की डेफिनेशन है, ये आप लिखोगे। और इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज इस मॉडल की वजह से मिला था 1978 के अंदर, इसको आप करोगे। इसके अंदर बस आपने इतना ही करना है और एंडिंग से आपने जस्ट ये 2 लाइन्स करनी है। यहाँ से एंडिंग से आपने करना है, ऊपर से कीमियो ऑस्मोटिक मॉडल की डेफिनेशन करने के बाद ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है दी कंप्लीट से लेके 38 ATPs तक ये आपने लाइंस करनी है। इसके अंदर बताया हुआ है कि जब एक एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 से लेके 38 ATPs तक प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स अगर आपको नेट यील्ड पूछी जाती है कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसमें यूज होता है तो सारी प्रोसेसेस को पार करते हुए एट दी एंड नेट यील्ड जो है वो कितनी होती है, तो वो होती है 36 to 38 ATPs। तो ये टॉपिक था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और इसके अंदर आपने कीमियो ऑस्मोटिक मॉडल को भी देखा और इसके अलावा नेट यील्ड भी देखी जो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की प्रोसेसिंग से ऑब्टेन होती है।